सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। मुल्की सियासत में तब्दीली का मौसम चल रहा है। खबरें ये हैं कि नून लीग ने अहम शख्सियात के कड़े एहतसाब का बयानिया बदल लिया है, तो निगरान हुकूमत भी गिरफ्तारी के इरादे से बाज आ गई। ताज़ा खबर यह है कि टीवी प्रोग्राम में नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी की लाइव वार्निंग देने वाले निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अब यू टर्न ले लिया है। सरफराज बुगटी की कहीं जवाब तलबी हुई है या फिर ये नून लीग की कड़ी तनकीद का असर है कि वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को अपने बयान की वजाहत देना पड़ गई और अब उनका दावा यह है कि गिरफ्तारी वाले बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला ने पहले नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा और फिर इसकी वजाहत किन अल्फाज में दी, आप खुद सुन लें। सुना आपने? इन बयानात को देखें तो पता चल जाएगा कि मीडिया ने तो वही बात रिपोर्ट की जो वज़ीर दाखिला की ज़ुबान से अदा हुई। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन हमारे राहबर तोलने की ज़हमत ही नहीं करते, सिर्फ बोलने पर जोर है और फिर हुकूमती तर्जुमानों को बाद में वजाहतें देना पड़ती हैं। निगरान वज़ीर इत्तलाआत को एक वजाहत वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के इंतखाबात के हवाले से बयान पर भी जारी करना पड़ी। लेकिन फिल वक्त सबसे अहम ये देखना होगा कि क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या फिर नई तारीख दी जाएगी। वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा या फिर गिरफ्तारी होगी, और इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को अपने बयान की वजाहत क्यों देना पड़ी। आज हमें ज्वाइन करें जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून है, साबिक इस्लामाबाद भी हैं। जहांगीर जदून साहब, पहला सवाल तो ये है कि ये लीगल पोजीशन क्या है जब तक वाज़ेह नहीं हो रही। सरफराज बुगटी साहब ने जो कहा कि आते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या वो दुरुस्त है, या जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है या अवाम ने करना है कि वो कहाँ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका तो इससे मेरे ख्याल में लेना देना कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जब बाहर गए थे तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उनका नाम ECL से निकाला है। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई ज़िम्मेदार ये कहता है, क्योंकि ये जब जो उन्होंने कहा जी मैं लाहौर आके लैंड करूँगा, और जो उनकी कन्वेक्शन थी या सेंटेंस थी वो लाहौर के अंदर ही थी, और लाहौर की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसकी जो सेक्शन बनती है और लाहौर हाई कोर्ट की, उनकी जहाँ तक सेंटेंस का तलक है जब वो कोट लखपत जेल के अंदर है, जो सेंटेंस दी गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनती है। जो सेक्शन के इनको सज़ा उनकी सस्पेंड करेंगे या जो भी आगे लीगल मामलात होंगे, अब उनकी जो आगे कानूनी टीम है जो ही एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी तो पता चल जाएगा सारे मीडिया को भी, दुनिया को भी, कि इनकी कौन सी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। या लाहौर हाई कोर्ट से वो इंटरम जो है वो 2-4 दिन की ये रिलीफ ले लेते हैं जी कि हमें लैंडिंग परमिशन दी जाए, हम इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन को सरेंडर करना चाहते हैं, और वो कोर्ट जो है जो भी फैसला करे, अगर हमें जेल भेजना चाहती है जेल भेज देगी, अगर हमारी सज़ा जो है वो सस्पेंड करनी चाहती है सस्पेंड करनी चाहती है। अगर उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा सस्पेंड करती है दूसरे केस में तो ही इज़ अ फ्री सिटीजन, ही कैन गो एनीवेयर। तो अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है नहीं जी आपने सेंटेंस जो है वो जाके गुजारनी है, तो फिर लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो वाज़े नज़र आ रहा है उसकी वजह ये ना कि देखें, जो बंदा जिसको सेंटेंस हो जाती है तो उसका दुरानिया वो बीमार भी हो सकता है, वो मतलब है कोई उसका फैमिली के अंदर डेथ भी हो सकती है, प्रोबेशन में बाहर भी आ सकता है 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए। तो ये गवर्नमेंट के पास भी अख्तियारात हैं और कोर्ट के पास भी हैं। तो अगर वो आते हैं, ये अलग बात है, उनको कोर्ट पे कह सकती है जी आप ज़्यादा अरसा बाहर रहे, थोड़ा अरसा बाहर रहे, ये एक डिबेट है, लीगल डिबेट है। वो कह सकते हैं जी हमने पीरियडिकल रिपोर्ट मेडिकल सबमिट कराई है, ये थे वो मतलब हो सकता है इसमें आर्गूमेंट हो सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट। लेकिन जब वो आएंगे तो डेफिनेटली वो इस तरह नहीं आएंगे, वो लाजमी कोई ना कोई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन होगी और कोर्ट उस पर जो भी फैसला करेगी फिर उनकी तारीख की जो आमद है उस फैसले से जुड़ी हुई है। तो कोर्ट अगर उनको प्रोटेक्शन देती है तो डेफिनेटली फिर तो मतलब है वो अगर एक दिन के लिए भी उनको मिल जाती है तो वो आराम से आएंगे, जलसा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो दूसरे दिन जो है वो एज ए नॉर्मल जो केस शुरू होगा तो उस तरह हो जाएगा। हो सकता है कोर्ट उनको 1 हफ्ते की प्रोटेक्शन दे दे, 2 दिन की देती है। ये अब जितना भी मामला है ये लाहौर हाई कोर्ट के पास है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है जहाँ पे वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ठीक जहांगीर साहब, बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते भी रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब से कि लंबे अरसे के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, तो अगर
इन द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर PMLN उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, गिरफ्तारी हो भी जाती है, तो वो कितना लिंगर ऑन कर सकती है? क्या इलेक्शन तक चली जाएगी या एक इतनी तवील मुद्दत की गिरफ्तारी नहीं होगी वो? देखिए, कोर्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कोर्ट क्या करती है। बेसिकली अगर आप उन्हें केस के अंदर मेरिट देखें तो केस तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, पूरी दुनिया को पता है। और जो जज साहब अभी नहीं है, दुनिया में चले गए हैं, अरशद मलिक साहब, उनकी जो वीडियो आई है उन्होंने कैटेगोरिकली एडमिट किया है कि मुझ पे प्रेशर था कि आपने सज़ा देनी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये प्रेशर है कि दोनों केसों में सज़ा देनी है, एक केस में उन्होंने बरी कर दिया। तो देखना सेम रेफरेंस है, सेम सेट ऑफ के, बल्कि इसमें बेशुमार उन्होंने पहले ये कहा था कि मेरे ये तीनों रेफरेंस है उसका एक केस बना दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं जी, हालांकि एसेट बिहाइंड मीन्स, मिसाल के तौर पर अगर आप लीगली देखें तो एसेट बिहाइंड मीन का जितने भी आपके एसेट है केस एक ही बनता है, लेकिन उनको उस वक़्त की जो अदलिया भी थी जो उन्होंने केस बनाया या उनकी रिव्यू भी वो थोड़ा सा ना जिसका होता है ना इंतकामी। अब देखें ना, एक बंदा एक आप या मैं किसी भी केस बनाता हूँ, हम कहते हैं जी आपने ये भी एसेट हैं, आपके ये भी एसेट हैं, और ये सारे बिहाइंड मीन्स है। करप्शन का केस तो जो नीचे वाली ट्रायल कोर्ट थी उसने ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा जी करप्शन का कोई चार्ज ही नहीं है। अब इन पे ये जो चार्ज था, ये फ्रेम था कि आपने जो एसेट बिहाइंड मीन्स हैं वो आए। तो जब वही केस, जब एक केस आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा जी आपने इनकी इनकम डिटर्मिन की है एक पार्टिकुलर ईयर में 1993 में। बिल्कुल मैं आपकी जजमेंट के वर्ड कोट कर रहा हूँ कि जी 93 में अगर उन्होंने फ्लैट खरीदे थे तो उस वक्त इनके ख़ानदान की कितनी इनकम थी। तो इसमें वो आईओ ने कहा जी हमने तो नहीं डिटर्मिन की, क्योंकि अगर देखें ना एक बंदा जो है मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी वो बिहाइंड मीन्स रह रहा है, उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है और उसकी लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 5 लाख है। तो सबसे पहले आपने उसकी सैलरी डिटर्मिन करनी है कितनी है, एविडेंस देनी है कि इसकी सैलरी 2 लाख है। फिर उसके आपने एक्सपेंसेस डिटर्मिन करने हैं कि इसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये फॉरेन विजिट पे जाता है, ये है, ये जो भी एक्सपेंसेस है विद एविडेंस आपने देना है कि ये इसकी सैलरी है, बाकी सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है, तो ये इसके एक्सपेंसेस है। अच्छा, उस तरह का उस केस के अंदर जान नहीं है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है मोर पॉसिबिलिटी यही है कि जो हाई कोर्ट है वो भी समझती है, जिस तरह केस होते हैं, जज भी देखो ना इंसान होते हैं, वकालत करके जाए होते हैं, उन्हें क्या दुनिया को पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन पता होता है वो मेरे ख्याल में सजा उनकी हो जाएगी इस पे। अच्छा, लेकिन जदून साहब वो माहौल भी फ़र्क है, वरना तो यही है कि जैसे ही माहौल बदलता है तो सजाएं भी हम देखते हैं बदल जाती है। वरना ये आर्गूमेंट्स यकीनन उस वक्त भी दिए गए थे कि जब ये केस चल रहा था और उसके बावजूद, इन आर्गूमेंट्स के बावजूद सारी सज़ा हो गई और वो केस फाइनलिटी की तरफ भी चला गया। ये फरमाइए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कोर्ट को, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत अरसा पहले कह चुके हैं कि जी रिस्क भी ज़ीरो हो गया है, डील भी हो गई है, सारे रास्ते क्लियर हैं। तो बेहतर ना होता कि पहले ज़मानत ले लेते और फिर तारीख का ऐलान करते। ये तो ऐसे है कि उनको हर सूरत में पता है कि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने फैसला करना है और अवाम ने कि वो नवाज़ शरीफ साहब कहाँ जाएंगे, गिरफ्तारी की तो बात भी नहीं हो सकती, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं, देखें जो उन्होंने डेट दी है ये सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑर्डर है, डेफिनेटली उन्होंने एक देखें कानूनी मशवरा किया है। तो अगर देखें ना कोर्ट नहीं, अगर वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सीड करती तो फिर तो डेफिनेटली उनको अगर उसी डेट पे आते हैं तो फिर को जो कोर्ट का फैसला को उनको बाउ डाउन करना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर जो है उनको मानना पड़ेगा। और वो उन्होंने कहा है कि मैं लीगल प्रोसेस के जरिए जाऊँगा। देखें ना, एक बंदा जो भी, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जो भी पोलिटिकल लीडर है, उस पर कोई केस रजिस्टर हो जाता है, चाहे वो झूठा है, सच्चा है, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर है या जेन्युइन है, उस जितना प्रोसेस होता है ना, आप देखें जेलों के अंदर जितने लोग पड़े हुए हैं, ये सारे कोई गुनहगार आपको लगते हैं, ये सारे कन्विक्शन वाले हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं 14 साल के बाद जो है उनकी एक्विटल हो जाती है। जी। तो लेकिन प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस उस तरह अडॉप्ट करना है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल लोगों के जो बाज़ औक़ात केस जो है वो स्लो हो जाते हैं, बाज़ औक़ात तेज़ हो जाते हैं। तो इनको तो आपको पता है थोड़ा बहुत जो भी कुव्वतें कंट्रोल करती हैं उनके कुछ ना कुछ कंट्रोल में होता है कि वो भी केसों पे असरअंदाज होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर मैं ये बात कहूँ कि नहीं होता तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल जो है वो झूठी बात होगी। कुछ ना कुछ तो दुनिया ने माना है, लोग खुद कह के गए हैं जी ये होता है वो होता है। तो जो भी पॉलिटिकल केस बनते हैं पीछे कुछ ना कुछ के बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं। जहांगीर साहब, इसके अलावा जो सियासी तारीख तो हमारी यही बताती है कि जब सियासी लीडरान एक लंबे क़याम के बाद मुल्क वापस आते हैं तो कुछ गारंटीज़ मिलने के बाद ही आते हैं। जिस तरह मुशर्रफ दौर के अंदर बेनज़ीर साहिबा का हमने रिटर्न देखा, नवाज़ शरीफ साहब का देखा, तो इतनी मुश्किलात सामना नहीं करना पड़ा उनको उस दौर में। अब आपको लगता है कि बिल्कुल ग्रे एरिया के अंदर ये सारी सिचुएशन होगी, नवाज़ शरीफ साहब को इल्म ही नहीं होगा कि मैं आऊँगा और कोर्ट्स क्या करेंगी मुझे नहीं मालूम, फिर भी वो आ रहे हैं,
या फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ गारंटीज़ के बगैर वो आ सकें जो कि लीगल गारंटीज़ होंगी? नहीं, देखें, अदालत का जो 100% प्रिडिक्शन करनी मुश्किल होती है। एक बंदा तो खुद कहता है जी मेरा केस कमज़ोर है, मुझे ये रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात वो काम उल्टा हो जाता है, रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि उनको अपना 100% ये चांसेस हैं कि अभी ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा अभी हालात बदल गए, वो पहले वाले हालात नहीं हैं, वरना तो वो बाहर ही नहीं जाते, या जो भी सिचुएशन थी उस वक्त तो हम क्या एक रोज़ाना एप्लीकेशन थी हमारी, अपील लगाते ही नहीं थे, 6-6 महीने 4-4 महीने आगे अपील की तारीख नहीं आती थी। तो ज़ाहिर जब हालात बदलते हैं तो फिर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो बाकी तो केस आपको पता है, आज दिन तक कोई पॉलिटिकल लीडर जो भी अरेस्ट हुआ है, अगर करप्शन में हुआ है, तो आज दिन तक उससे रिकवरी नहीं हुई है। वो टाइम बीइंग होता है, फिर बाद में वही केस जो है वो सारे क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं जिससे चिट मिल गई क्लीन। तो ये जो भी अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनेगा, ये हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये स्टिग्मेटाइज है। इसको इसीलिए होता है कि जो अगर जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी आज दिन तक इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकी, उसकी वजह यही है कि आप इस अकाउंटेबिलिटी को के प्रोसेस को जो है वो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए बनाते हैं, विच हंटिंग करते हैं, और जब पॉलिटिकली चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो फिर वही जो केस होते हैं वो बिल्कुल क्लीन चिट स्लेट की तरह साफ हो जाते हैं जी, कोई केस नहीं। अच्छा, अब सर एक और मामला है, अब जो आपने बात की ना जी कुछ कुव्वतें कंट्रोल करती हैं, अब मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि जी बाजवा साहब ने सारा कुछ किया, जो भी उनके साथ हुआ, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं जी, हालात बदलते हैं, फिर वो जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाते हैं, लेकिन अब उनके ही लोग मसलन शाहिद खान अनवासी साहब कह रहे हैं कि जी 16 महीने फिर क्या करते रहे, उस वक्त क्यों नहीं कुछ किया गया जब आपके पास इख्तियार था। तो ये क्या मैकेनिज्म हो सकता है, जब आप गवर्नमेंट आपके पास है, उस वक्त जब आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं उस वक्त किया गया, और अब सिर्फ बयान दे देना, तो कानूनी तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका मतलब है वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे इनके खिलाफ। ये देखें ना, अब एक दो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट थी PDM की, और इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बाजवा साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ जो है वो सोच हो सकती हैं, तो वो अब जो नवाज शरीफ है उनके साथ तो हमेशा ज़्यादती की गई है, 3 दफ़ा उनको निकाला गया है, और जिन कुफ्तों ने निकाला है आपको पता है, सब दुनिया को पता है, लेकिन उन कुफ्तों का जो है वो अकाउंटेबिलिटी करनी, उनको एक निज़ाम इंसाफ के नीचे लाना जो है वो खासा मुश्किल है, क्योंकि वो जो कुफ्तें होती हैं वो एक अदारे की हैं, वो अदारा नहीं चाहता कि उनका एहतसाब जो है कोई सिविलियन जो है गवर्नमेंट करे, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि हमने एहतसाब करा तो हम खुद करें जी। उसकी मिसाल बिल्कुल आपके सामने है, मुशर्रफ की देखें, उन्होंने हिम्मत की, चलो उनके FIR हो गई, चार्जेस हो गए, तो ऐसा ज़माना है कि वो कोर्ट को आते थे इस्लामाबाद को चले गए CMH के अंदर, और फिर वो बाहर भी चले गए, फिर उस क्या हुआ, उस जो स्पेशल कोर्ट ने डिसीजन दिया, आज वो दोनों जज मौजूद हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने उस कोर्ट को ही उड़ा दिया। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट को, उस कोर्ट को कहते हैं जी, कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। तो इस मुल्क के अंदर तो हमने ये भी देखा है कि एक अदालत जो है वो आदमी फैसला दे चुकी है, कन्विक्शन कर चुकी है, और फिर आपने जस्टिस वकार जो पेशावर वाले, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने फैसला किया था कि आप देखें ना, इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर को मिलिट्री डिक्टेटर का या मिलिट्री किसी जनरल का एहतसाब करना आसान काम नहीं है। सर फिर बयान भी ना दें, फिर बयान देकर फिर वो सब उधर चले जाते हैं, शहबाज शरीफ ऑन नहीं करते, तो फिर इससे फिर एक अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा लीडर है तो वो इस तरह की बात करता है जिस पर कुछ हो ही नहीं सकता है, जो कर नहीं सकता, वो अपने असल में फिर बदल भी जाते हैं। वो ये शो करें कि मेरे साथ, उनके साथ नहीं बल्कि पूरे मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना, चाहे फैज़ हमीद ने की है, चाहे जनरल बाजवा ने की है, मिल के की है, और एक जुडिशल कू के जरिए की है, वो तो गठ चोट देखा है, दुनिया सारी को पता है, रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ पे जाएँ। अब आपने उनका एहतसाब किस तरह करना है, ये एक अलग प्रोसेस है, उनका एहतसाब हो सकता है, नहीं हो सकता, या उसके लिए गवर्नमेंट के पास इतनी हिम्मत है। गवर्नमेंट देखे ना, एक बंदा अगर वो चाहता भी एहतसाब करें तो 10 बंदे आते हैं जी, आप देखें जी, आप पिछली बातें भूल जाएं, मुल्क को आगे की तरफ चलने दें। जदून साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि जब आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है, नून लीग के अंदर अपने सगे भाइयों में नहीं है, अपनी फैमिली में नहीं है, फिर लोगों से आप क्या शिकवा करेंगे कि जी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लोग तो एहतसाब कर सकते हैं, एक आपका जो निज़ाम इंसाफ है, जो सिस्टम है, वो किसी का एहतसाब कर सकते हैं, उसे गलत किया, लोग तो नहीं कर सकते। लोगों ने एहतसाब तो बैलेट बॉक्स के जरिए करना होता है, जी वो पॉलिटिकल लीडर का होता है। वो देखना, जनरल बाजवा आज आके इलेक्शन लड़े तो वो किसी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी नहीं मान सकता, वो लोगों ने तो ये एहतसाब करना होता है। जो निज़ाम इंसाफ ने या जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने
एहतसाब करना होता है वो एक प्रोसेस होता है। पहले आप देखें ना, उसकी एविडेंस चाहिए आपको जी। इन्होंने आप ये तो कहाँ पे ये एविडेंस होगी कि उन्होंने कहाँ पे मीटिंग की, कहाँ पे ये साजिश बनी, ये इसकी एविडेंस कहाँ पे कौन लेगा, कहाँ पे अवेलेबल होगी। इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना, फिर इसके नतीजे में किसी को सजा देना भी खासा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। जी ठीक है जहांगीर साहब, इससे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि जब ताकत में हम होते हैं तो उस वक्त इस तरह की बयानबाजी नहीं होती, उस वक्त एक्सटेंशन भी मिल जाती है। इसके अलावा पहले कहा जाता है लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लें लेकिन हमें चलने दें, अगर वो ना मिले फिर मीर जाफ़र मीर सादिक की बात होती है। वोट को इज़्ज़त दो की भी हमने हकीकत देख ली कि वो सिर्फ अपोजिशन में वोट को इज़्ज़त दो होता है। जैसे ही आप पावर के अंदर आते हैं तो आप जो उसके अगेंस्ट बात कर रहा होता है उसको पकड़ लेते हैं। अब भी अगर आप पावर में नहीं हैं तो आप फिर यही बातें कर रहे हैं। तो ये असल मसला तो सिर्फ वो कहते हैं ना यूटिलिटेरियनिज़म का है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो फिर जो चीज़ मफाद दे रही होती है उसका साथ देते हैं, और सारा इनकलाब जो है वो अपोजिशन में या पावर से बाहर जाके याद आता है। ये देखें, आप पोलिटिकली स्लोगन कुछ और चीज़ होती हैं, जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो वो फिर आपको इक़्तिदार की मजबूरी की वजह से वो चीज़ें नहीं। आप इक़्तिदार में अगर आप आके ये चीज़ें करेंगे तो फिर तो आप इक़्तिदार में रह ही नहीं सकते। तो जो लोग इक़्तिदार या पावर पॉलिटिक्स करते हैं फिर वो इक़्तिदार में आके ये चीज़ें वो नहीं कर सकते, ना ही उनके अंदर ये स्टेमिना होता है, ना ही वो कहते हैं ये इक़्तिदार मिल गया है चलो इसको पास ऑन करो, साल गुजारो 2 साल गुजारो। तो ये बात आपकी ठीक है कि अगर एक बंदे ने एक तरफ रहना है तो उससे फिर वो इक़्तिदार की में नहीं आ सकता बंदा। जहांगीर साहब, लेकिन ऐसी मिसालें भी हैं ना कि जब इक़्तिदार में होते हुए भी कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हुई। 18वीं तरमीम की मिसाल हमारे सामने है, तो इस तरह के स्पेस तो आप बना सकते हैं अगर कोऑपरेट करें आपस में। वो तो बात आपकी ठीक है। अगर आप इक़्तिदार में रहते हैं, आपके पास पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है तो आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, किसी प्रॉमिस को पावर दे सकते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं कि अगर आपने किसी एस्टेब्लिशमेंट के या किसी जज के, सुप्रीम कोर्ट के या किसी जनरल के पे हाथ डालना है तो उसके पास नंबर 1 आपके पास सॉलिड एविडेंस चाहिए। नंबर 2 फिर आपको उसमें हो सकता है आपका किरदार भी उसमें चला जाए, उसमें ऐसी कुव्वतें फिर आ जाती हैं। अब देखें ना, यही तो काम हुआ है जी, जो उन्होंने कहा जी मुशर्रफ का हिसाब करेंगे, उसी वक्त से एक कंस्पिरेसी शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो साजिश होती है जो पोलिटिकल पार्टी खुद करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी कंधा हमेशा पोलिटिकल पार्टी देती है। पोलिटिकल पार्टी के अंदर जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी या इनके अंदर आपस में मिल बैठ के एक अगर चाहते हैं कि जी हम एक इस तरह करें, कोई अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को कुछ छेड़ता है या इस पर कोई हमला करता है तो उसका एहतसाब हो, तो जब तक पोलिटिकल पार्टियाँ आपस में पहले मिलके इसका कोई, जिस तरह COD साइन हुआ था, इस तरह कुछ मुआहदा नहीं करेंगी तब तक बहुत मुश्किल है। कोई बंदा जो है ना वो किसी जनरल का एहतसाब नहीं कर सकता। जुद्दन साहब, ये जो आपने बात की है कि एहतसाब मुश्किल है, मगर अब होता ये है कि जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ आप ये करते भी नहीं हैं और ख़ुद उससे पीछे हट जाते हैं। अब जिसको ये कहते रहे, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है अभी कि जी वो अगर शुरू ही करना है तो ज़िया साहब से शुरू करें, ज़िया दौर से शुरू करें। अभी मैं देख रहा था नईम अफजल चंद साहब का बयान है, तो वो एक नेवर एंडिंग डिबेट हो जाती है। अब जो इस वक्त आज की खबर ये है कि जी अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अटक जेल से। 50 दिन इसमें क्यों लग गए सर? क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते थे असल किरदार तो वो थे सारे, ये तो कठपुतली थे, तो वो असल किरदार जो है वो बच जाते हैं। कठपुतलियाँ जो हैं वो जनाब देख ली एक दूसरे के खिलाफ वो चल रहे होते हैं। तो आज ज़ेर अताब तो जनाब वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। अब ये 50 दिन क्यों लग गए इस दरखास्त में आपकी नज़र में? कि वो सिर्फ ये था पहले दिन से दीजिए अटक में नहीं हो सकता अडयाला जेल, अब आकर जज साहब फरमा रहे हैं कि जी हाँ ये तो बिल्कुल बात सही थी, तो 50 दिन लग गए इसमें। ये देखें, ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि 50 दिन नहीं लगने चाहिए। उसकी वजह थी कि जो ही जज साहब के पास ये केस आया कि जी सज़ा सस्पेंड करनी है, तो उनको पता था ना ये सज़ा जो है वो किस कहाँ पे है, जो जिसकी सज़ा सस्पेंड कर रहा हूँ, जो कॉन्वेक्ट है, जिसको कैद किया है, गलत किया है, सही किया है, और ये आप समझ रहे हैं कि सज़ा गलत दी है, परमिशन नहीं बनती, तो आपने जो ही सज़ा सस्पेंड की उसी वक्त ऑर्डर करते जी कि ये तो जिस जज ने सज़ा दी थी उसने इनको कहा था जी इस कैदी को आपने अडयाला जेल में रखना है। उस आर्डर की किस तरह खिलाफ वर्जी है? जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टांस था जी, यहाँ पे कोई देखे ना, जब आप एक कोर्ट जो है किसी को सज़ा देती है और जज के अंदर जिस जेल के अंदर भेजती है उसके अंदर हम उसको उर्दू में रुपकार कहते हैं, दूसरा उसमें एक कमिट करती है, यानी कि एक रुपकार इशू होती है कि मैं इसको यहाँ जेल के अंदर भेज रहा हूँ, ये अथॉरिटी के साथ, इस कोर्ट के साथ, ये वहाँ पे इतना कैद है। तो उस वक्त वो जेलर के नाम होती है और जेल का नाम होता है कि किस जेल में ये बंदा जाएगा। ये इस तरह नहीं होता है कोर्ट को सजा दे और बंदे को उठा के आप कराची ले जाएं या कराची से आपकी मर्जी दुबई ले जाएं, इस तरह नहीं होता। वो जो जुरिस्डिक्शन होती है कोर्ट की, वो अपनी जुरिस्डिक्शन के साइज करते हुए कहती है कि यहाँ पे इसको रखना है जी। अगर उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया किसी वजह से
गवर्नमेंट ने कहा है कुछ वक्त, वो जज साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए था जब उन्होंने सज़ा सस्पेंड की है। उसी वक्त कह देते जी कि इनकी सज़ा सस्पेंड हुई है, लिहाजा अब ये एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अब उस सज़ा के तहत फलानी जेल में नहीं रह सकते, अब जो इनके केस है उनके मुताबिक इनको अडयाला जेल में रखें, वो कह सकते थे। चलें, अभी तो ये केस चल रहा है, अब देखते हैं ये साइफर केस लगता है अब अडयाला जेल शिफ्ट हो जाए। भी फैसला आया है कि अब ये इसकी इन कैमरा समात के हवाले से ये कहा जा रहा है जी ओपन कोर्ट में समात होगी, तो इस तरह के भी अब फैसले आना शुरू हो गए हैं। जहांगीर जदून साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा है जी PTI की क़यादत टकराव नहीं मिसालियत चाहती है, तो क्या कोई रास्ता बन रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा? क्योंकि अब इसहाक डार साहब की अगर बात करें तो उनके भी तलबी के नोटिस आ गए हैं, 10 अक्टूबर को उनको भी आमदन से ज़्यादा सासों में बुला लिया गया है, तो ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बनने जा रही है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। इस वक्त सियासत में दो तरह की सोच नज़र आ रही है। एक ये कि जी तहरीक इंसाफ के लिए तमाम रास्ते बंद हैं, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि जी उनके बगैर भी इलेक्शंस हो सकते हैं, अगरचे फिर उसके बाद उन्हें वजाहत दी। एक तो सोच ये है कि जी बिल्कुल माइनस। दूसरी सोच ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब फिर क्यों एक्टिव हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि जी सबको होना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इस तरह की बात करें। अब तो उन्होंने ताज़ा बयान में ये कहा है कि जी मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मिलूंगा, जेल में जाकर अगर मिल सका तो मैं उनके पाँव पकड़ लूँगा कि जी अब बस कर दें। तो अब ये बहुत ज़्यादा मुज़म्मिल इस वक्त बात हो रही है कि क्यों मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हैं। ये तो नहीं हो सकता वो खुद से हों, बाज़ लोग कह रहे हैं वो खुद से लगे हुए हैं, तो उनको तो मना किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं चल रहा है। देखिए, इसमें खुद से जो वो एक्टिविटीज़ ये सब कर रहे हैं, इससे तो अग्री नहीं करता मैं। उसकी वजह ये है कि एक दो मुलाकातें ऐसी उनकी हुई हैं जिसमें ऑफिशियली मैसेज उनको डिलीवर करके भेजा गया था, तो उसमें तो ये कहना मुश्किल है कि वो बज़ाते खुद ही इज़ मेकिंग इट ऑल अप कि वो खुद से जाके सदर से डॉक्टर जी से वो जो मुलाकात हुई है। लेकिन अब जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि तहरीक इंसाफ को कितनी स्पेस मिलती है, अब उस पर एक नैरेटिव जो प्रिवेल कर रहा है ना कि उनसे राब्ते होंगे, या फिर उसके साथ साथ ये कि अब उनको दोबारा से वो मदर ऑफ़ ऑल डील्स की जो बात की जा रही है, तो वो बिल्कुल गलत तासुर है। किसी वक्त एक दो हफ़्ते पहले इसका इम्कान था, लेकिन अब उसका इम्कान नहीं है कुछ वजूहात की बिना पे, और वो वजूहात जो हैं वो शख्सियात की तब्दीलियों की वजूहात हैं। तो इस वजह से ये कहना कि उनको कोई स्पेस मिल जाएगी, वो गेम में वापस आ जाएंगे, बिल्कुल गलत तासुर है। जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होगा उस वक्त नए केसेस बन रहे होंगे तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं इनके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 50 FIR तो सिर्फ 9 मई के हवाले से हैं। इसके अलावा 9 मई के वाक़या से उनको तो सज़ा होगी, वो केस चलते रहेंगे। दुरानी साहब उससे नहीं पीछे हट रहे। दुरानी साहब को ये फिर पूछना चाहिए ना कि जो 50 FIR चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे बिलखसूस 9 मई के वाक़यात किए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ थानों के अंदर, उसका क्या करना है आपने? चलें ठीक है, बाकी सबको अगर हम साइड लाइन भी कर दें इन द पॉसिबल सिनेरियो के इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट एक खड़ा हो जाए PTI के लिए कि बाकी सब कुछ भुला दिया जाए, तोशा खाना भी, साइफ़र भी, हर चीज़। लेकिन 9 मई पे अगर वो ख़ुद ये कह रहे हैं तो फिर वो ख़ुद अपनी बात की निगेशन कर रहे हैं, उसकी जो है वो उसको कह रहे हैं कि सही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली लोग -1 की बात कर रहे हैं, -2 की सूरत हाल दिखाई दे रही है। और -2 इस तरह से कि एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद और दूसरे शाह महमूद साहब, क्योंकि ये जो केस है इसमें कम से कम 7 साल और मैक्सिमम 14 साल की सज़ा इज़ ऑन द कार्ड्स, और बड़ा जल्दी ट्रायल का जो मामला है ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो मुंतकिली हुई है अडयाला जेल तक, इससे पहले ख़ुद दरख्वास्त दी वकला ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, बाद में कहा इसको वापस ले लीजिए। क्यों कहा? क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि वहाँ जाना तो हमारी अगेंस्ट है, स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, शाह महमूद और मैं इकट्ठे हो जाएंगे, और साथ साथ ये है कि एक ही जगह पर समातें होंगी और केस निमट जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि मैं यहीं पर रहूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत देर हो चुकी थी तब तक, तो इसीलिए अब वो शिफ्ट तो हो गए हैं यहाँ पे। बहरहाल -2 की सूरत हाल होगी और उसके बाद भी कोशिश यही होगी कि इसको ट्रिम डाउन किया जाए जितना पॉसिबल है। हाँ, असद उमर साहब के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन शाह महमूद साहब के लिए, और वो तो पहली ज़मानत पर हैं इसमें, वो तो पहले बेशक हैं, लेकिन अब नए केसेस नहीं उनके ऊपर शायद बनते देखें। अच्छा चले, अगर ये हम देख भी लेते हैं कि शायद यही बात हो रही है जी, पाँव पकड़ने को कह रहे हैं जी बाहर चले जाए, कुछ इस तरह कर लें, लेकिन उनके जेल में होते हुए भी जो इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों चाहे KP के हों, वहाँ तो तहरीक इंसाफ ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है।
तो नून लीग का या पीडीएम का मसला तो फिर भी हल नहीं होगा सियासी तौर पर, और उनकी अपनी लड़ाइयाँ, जिस तरह हम बात कर चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आड़े हाथों ले रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, तो इनका मसला तो फिर हल नहीं होगा, इनको तो फिर भी फ़ायदा नहीं होगा, इनका वोट बैंक तो उससे नहीं बढ़ेगा। देखें, खान साहब के अलावा कोई भी पार्टी को लीड करता है ना तो उसका फ़ायदा उनको भी नहीं होगा, ये क्लियर है। और उन्होंने पहले भी जो इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से पीडीएम से मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें उनको कहा जा रहा था कि आप पीछे हट जाइए, फिर उसके बाद में भी 9 मई के करीब और उसके बाद जो मुलाकातें हुई तब भी कहा गया आप पीछे हट जाएं, पार्टी को बचा लें। उन्होंने कहा जी अगर मैं लीड नहीं करता तो फिर उसके अलावा जो भी लीड करेगा मेरे किसी हक़ में नहीं है वो। तो ये चीज़ है कि वो अपने आप को ही बेहतर कैंडिडेट समझते हैं, जो कि है भी, क्योंकि अपील शुरू से वन मैन अपील थी इस पार्टी की और वो रही है। तो अगर वो हट जाती है और इसके अलावा कोई और लीड करता है तो वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को ख़ुद भी रिक्वायर्ड नहीं है स्टेज के ऊपर कि अगर वो जेल में बैठे हुए उनकी पार्टी इक़्तिदार में भी हो तो वो उनके किसी फ़ायदे की नहीं है। दूसरी तरफ आपने केपी का जिक्र किया, अगर वो लेट्स सपोज़, जो कि मुश्किल है, तहरीक-ए-इंसाफ को मिल भी जाए तो फिर उसके बाद भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी। गवर्नमेंट सेंटर में जो आनी है उससे तो दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसका फ़ैसला तो हो चुका है। तो ये चीज़ है कि केपी के अंदर अगर वो ये इस चीज़ को हम आउट रूल भी कर दें कि वहाँ पे अगर ये रिज़ल्ट को चेंज करना या फिर वहाँ सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाना या परवेज़ खटक साहब के ग्रुप का एक्टिव हो जाना, असद कैसर साहब के अंडर, ये सब कुछ काम कर भी जाएगा तो तब भी हम ये अज्यूम करते हैं कि बहुत मुश्किल है वहाँ पे पीटीआई के मैंडेट को। ये तो हमने चले केपी में तो देख लिया, जीबी में देख लिया, लेकिन पंजाब में हमने उस तरह इलेक्शन अभी नहीं देखे, मगर ग्राउंड रियलिटी यही नज़र आ रही है कि जो पहले देखा गया था एक ट्रेंड कि जिस तरह पंजाब में दोबारा परवेज़ इलाही साहब आ गए, वो इलेक्शंस हुए, तो अगर वो जारी रहा तो फिर भी नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके अंदर बड़ा इख्तलाफ है। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही आके लोगों को कहना क्या है, एक बयानिया क्या बनाना है, क्या कहें उनको कि जी हम अब क्या करेंगे आपके लिए, किस तरह से आप हमें वोट कास्ट करें, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का हाल हुआ था शायद कहीं नून लीग का वो ना हो जाए, पहले ही वो सुकड़ चुकी, सिंध में कहीं नहीं, बलूचिस्तान में मुश्किल है। हाँ, जिस तरह भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि बाप पार्टी जो है वो उनके हिस्से में आ रही है अगर तो वो अलग बात है, अदरवाइज खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं, वो फिर मौलाना साहब पर डिपेंड करेंगे। तो कहीं भी नजर नहीं, सिर्फ पंजाब में नून लीग रह गई और वही अपने आप को अभी भी समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी सिंध में अपने आप को समझ रही है जी वही कंफर्टेबल है, फिर ये दोबारा बनाकर एक बैठकर हुकूमत बना लेंगे, वो भी तब जब पंजाब में नून लीग बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म कर सके, जिसके बहुत कम इम्कान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में जब इलेक्शन होंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज करना। अभी भी आप देख लीजिए जो इलेक्टेबल्स थे वो सारे चले गए, इधर उधर हो गए, उनके बगैर भी इलेक्शंस जीते, तो फिर हंग पार्लियामेंट होगी, और अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बाहर होते हैं तो वही होगा कि शायद ज़्यादा अर्सा फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी, परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि जो फैसले लेने हैं उनमें फिर मुश्किलात होंगी। देखिए, हंग पार्लियामेंट के हवाले से तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत लेने की पोजीशन में तो कोई पार्टी नहीं है ना। अगर 2/3 किसी पार्टी के लॉजिकली या ऑर्गेनिकली बनते भी थे तो वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिस्टम को इस वक्त सूट नहीं करता कि एक डोमिनेंट पार्टी आ जाए जो कि बाकी सारे पॉलिटिशियंस की, जिसको कोई ख़ास डिपेंडेंसी ना हो उनके ऊपर, और अपने बलबूते पे फैसले करना शुरू हो जाए, तो वो तो चाहिए नहीं। पहली बात ये है, तो हंग पार्लियामेंट तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आएगी। दूसरी चीज़ जो पंजाब के हवाले से आपने बात की, वो अपर पंजाब के 4-5 शहरों का मामला है सारा, क्योंकि आप यहाँ से लेके साहिवाल चले जाएँ, इस बेल्ट के अंदर चीज़ों को मैनेज करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। तो अगर ये किसी हद तक नून लीग के हक़ में जाती है बात, कि यहाँ पर अगर स्टेलमेट भी हो जाती है, 50-50 भी हो जाता है, तो उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार आने हैं वो कहाँ का रुख करते हैं, जहाँ की हवा होती है। और नून लीग माइनस नवाज शरीफ साहब का तो केस कल भी अटक गए और वो अड़ गए और डट गए, शायद जिंदगी में एक बार फिर फिर मुश्किलात हो सकती हैं, नहीं फिर भी नून लीग को ही जाएगा। हो सकता है अगला मिसाके जमहूरियत जो है वो अडयाला जेल में हो रहा हो। अच्छा, क्योंकि जब सभी इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ बैठ के साइन कर देंगे ना, अच्छी बात है, जो कि पहले मानते नहीं थे करने के लिए, अब शायद कन्विंस हो जाएं। तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के अंडर नून लीग की विक्ट्री इज़ वेरी अनलाइकली, मुझे समझ नहीं आती किस तरह होगी। वो प्रो शहबाज शरीफ जो सूरत हाल है वही डेवलप होती दिखाई दे रही है, और वो इसीलिए कि उनके आने से मशरूत है इलेक्टेबल्स का मज़ीद आना, बाप पार्टी का इस तरफ आना, इसके अलावा साउथ पंजाब के अंदर बड़े बड़े जो नाम हैं उनका शामिल होना। बहुत से लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने से रोका गया, इसीलिए कि शहबाज साहब अगर लीड करते हैं तो यहाँ आ जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब भी यही चीज़ जिद ना छोड़ी तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है ऑब्वियसली, इसीलिए वो उस गड़बड़ को रोकने के लिए 48 घंटे में फ़्लाइट लेके वापस गए हैं ना, कुछ तो फील किया इसीलिए गए हैं। तो बेसिकली ये अब जो है ना इंडिविजुअल वॉर शुरू हो चुकी है नून लीग के अंदर। और क्या फिर उससे वापसी हो रही है? मैं भी देख रहा था कि इसहाक डार साहब से भी यही सवाल हो गया कि जी वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एहतसाब और फैज़ हमीद का, तो उन्होंने कहा कोई और सवाल, और उसके बाद वो चल दिया, और जब गाड़ी में बैठने गए थे क्या आप यही एक बात करते रहते हैं, छोड़ दें।
तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब अकेले हैं, तनहा है, बाकी कोई लीडरशिप इस चीज़ को नहीं कर रही। वो बता रहे हैं कि जनाब फिर हमें इक़्तिदार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो नवाज शरीफ शायद इसमें अकेले हैं, क्योंकि आप देखिए कि इसहाक डार साहब के फिर से तलबी के वारंट आ गए हैं और उनको एहतसाब अदालत ने बुला लिया है। आमदन से ज़ायद असासों का केस है और 10 अक्टूबर को बुला लिया गया है। तो उनके लिए भी मुश्किलात फिर से बढ़ रही हैं। वही शुगर मिल केस दोबारा खुल रहे हैं, वही तोशाखाना केस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जरदारी साहब और इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी उनके खिलाफ खुल रहे हैं। तो वो मामलात भी फिर तैयार हैं। इनको पता है कि फिर हम भी उसी तरह जल जाएंगे, हमारे लिए भी कोई नहीं निकलेगा। तो अब फिर क्या लग रहा है कि क्या ये इसहाक डार साहब या नवाज शरीफ साहब जो आप बात कर रहे हैं कि जी मिसाक़े मईशत जो है वो फिर अडयाला जेल में होगा, तो क्या ये उसकी तैयारी है कि इसहाक डार को पता हो, सबको पता होगा फिर आप जेल जाएंगे अगर आपने फिर सीधी तरह बात ना मानी? नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर डालने के लिए तो यही होता है ना। नैब लॉज के हवाले से जो आखिरी दिन बंदियाल साहब बल्कि सेकंड लास्ट डे पे अपने करके गए हैं, उसके लिए भी एक नया हेडेक है इन पार्टीज़ के लिए। नवाज शरीफ साहब को मैं 2018-19 से समझता हूँ कि वो वाहिद सियासतदान है अपनी पार्टी के अंदर जो ये सोच को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं ले जाना चाहता। उस वक्त भी बाहर बैठ के तकारीर जो उनकी थी, आपको याद होगा नून लीग के बहुत से लोग पार्टी छोड़ना शुरू हो चुके थे। 3 से 4 MPAs ने रिज़ाइन किया इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के इदारों पे हमलावर हो गए हैं, हमने इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहना। इसके अलावा स्टेज से उतार दिया ऐसे लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकल बात कर रहे थे। तो ये 2018-19 से क्लियर था कि ये बात सिर्फ नवाज शरीफ साहब करेंगे और किसी ने पार्टी में नहीं करनी। अब भी वही कर रहे हैं, अब भी वही ये बातें कर रहे हैं। 2017 के अंदर उन्होंने कहना शुरू किया था कि प्री पोल रिगिंग हो रही है। तब उस दौर में उन्होंने जब लंदन गए थे पहली बार नैब केसेस भुगतने के बाद, वहाँ जाकर कहा था कि फैज़ साहब मुजरिम हैं, इन्होंने वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई हैं, पार्टी के टिकट लेने से लोगों को रोका है। तो वो तो 6-7 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कुछ और कर रही है। वो मोहसिन कह रहे हैं बाजवा साहब को, शहबाज शरीफ साहब, वो उनकी शान बयान करते रहे हमारे सामने। इसके अलावा वो उन्हीं के सिस्टम को गले लगा के वज़ीर आज़म भी बन गए। तो या आप ऐसी, जिस तरह आपने पहले कहा अभी फर्स्ट चंक में, कि या आप प्रैक्टिस जो करते हैं वो ठीक कर लें या फिर प्रीच ना करें इस चीज़ को। तो कहना कुछ और करना कुछ और। लेकिन देखिए उनके हिमायती भी तो हैं, जिसको आप चाहे नवाज शरीफ कैंप कह लें या मरीम नवाज साहब वाला कैंप कह लें, जिनमें आपको मियाँ जावेद लतीफ़ आगे आगे नजर आते हैं। जब हुकूमत थी तब भी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरीम औरंगज़ेब साहिबा से अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और वो पता चलता था कि नवाज शरीफ की क्या सोच है। अब भी वो ये कहते हैं जी शहबाज शरीफ अपने कायद को राय दे सकते हैं, समझा नहीं सकते। तो अब ये देखना है कि 21 अक्टूबर तक का वक्त है और उससे पहले क्योंकि अगर इलेक्शन वाकई जनवरी, जिसके बहुत कम चांस है वैसे मुझे तो लगता है, लेकिन अगर होते भी हैं तो उससे पहले इनको कुछ करना होगा। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो अब भी कह रहे हैं जी हम नहीं, वो तो रियासत ने कहा कि जी आकर इसको हटाओ इमरान खान को, और वो एक बस PDM के साथ सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए था। वो इतनी यानी महदूद सोच के साथ इन लोगों ने ये काम किया। तो आज भी उसी पर हैं कि जी हमें नहीं होना चाहिए था, हमें नहीं आना चाहिए था, हमें नहीं बैठना चाहिए था। तो अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ लोग तो हैं। नहीं, ये आसान नहीं है ना कहना। आपने 1.5 साल हुकूमत कर ली, इसके अलावा इकॉनमी को आपने मिसमैनेज किया, इन्फ्लेशन को आपने बढ़ा दिया, इदारों को आपने कमज़ोर कर दिया। इसके अलावा ऐसी लेजिस्लेशंस पास की जो कि मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, कि सारा मैंडेट ही उठा के किसी और को दे दिया आपने, और बाद में आपने कहा नहीं जी हमारी हुकूमत नहीं थी। तो इस तरह का मजाक करने से पहले सोचना चाहिए कि आपने अगर आवाम को फेस वाकई करना है, आपका प्लान है कि जाकर वोट मांगें, घर घर जाके लोगों से पूछें कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, फिर तो आप ये बातें नहीं कर सकते। मगर शहबाज शरीफ साहब ने कबूलियत भी तो इसीलिए हासिल की ना। नहीं, वो तो की है और वो कबूलियत ही ख़राब हो रही है ना, इसी को रोकने के लिए गए हुए हैं आप बेसिकली। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपने यही बात करनी है कि डिसऑन कर देना है अपनी गवर्नमेंट को, और उसके बाद में इरफान सदीकी साहब हमें बताते हैं कि ये देग थी और इसमें हर किसी की बिरयानी की एक प्लेट थी, तो आप भी तो लीड कर रहे थे, फेस तो आप थे गवर्नमेंट का, आपने क्यों एक्सेप्ट किया इस चीज़ को? तो जो लोग ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का कंट्रोल है, जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं ना पार्टी पे 1 हैंडेड कंट्रोल है उनका, तो अगर वो गवर्नमेंट लेने के अगेंस्ट थे तो शहबाज साहब वज़ीर आज़म कैसे बने? इसका जवाब दे दें हमें। आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की बात माने बगैर ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बन गए और नवाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो आप ये कहें कि उनका कंट्रोल पार्टी पे नहीं है, या ये कहें कि वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे और उनका आशीर्वाद जो है वो शामिल था इसमें। दोनों में से एक ही बात ठीक हो सकती है ना, दोनों ठीक तो नहीं हो सकती। अच्छा ये बताएं कि फिर इसका मतलब बड़ा आसान है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सोच बदल लेते हैं, अपने बयानात बदल लेते हैं, मुफाहमत वाली बात पर दोबारा आ जाते हैं, वोट को इज़्ज़त दो फिर से भूल जाएं, तो फिर इसहाक डार साहब के केसेस भी, उनके केसेस भी, ये सब खत्म हो जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो बुलावा आ रहा है 10 अक्टूबर के लिए, कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए ये अज्यूम करना ही बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो, क्योंकि बहुत से ताकतवर हलकों में नवाज शरीफ साहब की कोई एक्सेप्टेंस स्टेज पे अभी तक नहीं है। वो मिसट्रस्ट का शिकार हैं, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सके। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि 3 टेन्योर्स इनके देख लीजिए, हमेशा मुश्किल होती है।
हमेशा बैलेंस ख़राब होता है, हमेशा इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, इसीलिए इनको ट्रस्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बेहतर ऑप्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो ये कहते हैं कि अच्छा जी मैं ही बुरा हूँ, फिर कोई भी वज़ीर आज़म नहीं पूरा कर सका था। वो तो ये कहते हैं, नवाज शरीफ साहब का आर्गूमेंट ये है। वो तो है बिल्कुल, लेकिन इस वक्त तो जो वो ये समझ रहे हैं कि आखिरी ऑप्शन मैं हूँ, या फिर जिस तरह से आवाम को बताया जा रहा है कि हम लास्ट ऑप्शन है, अगर कुछ भी हो जाए मुल्क के अंदर तो हम नहीं आना है। 1.5 साल में हमने कुछ भी, चाहे वो कानून साजी कर दी, फिर भी हम नहीं आना है। यानी तो फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार है। ये ना ख्वाब समझ के भूलना चाहती है आवाम, लेकिन इसहाक डार साहब 5-6 महीने का ब्रेक दे तो दिया उन्होंने आपको, निगरान वज़ीर ख़जाना नहीं बने वो, और क्या चाहिए आपको? अगर आप भी जाएँ दोबारा तो अच्छा ब्रेक है, 5-6 महीने कमा लें जितना कमाना है। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब के अब तक की सियासत को देखते, इतनी दहाइयों की सियासत है, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वो इस दफ़ा भी मान जाएंगे, जिस तरह पहले उन्होंने 16 महीने की हुकूमत के लिए माना था कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब लीड करें, मैं अपने लोगों को भी साथ रखूँगा, मियाँ जावेद लतीफ़ भी हो जाएंगे एडजस्ट, मरीम भी एडजस्ट हो जाएंगी, साथ इसहाक डार साहब एक दफ़ा फिर से एडजस्ट हो जाएंगे, टीम सारी उन्हीं की होगी और वो एक किंग मेकर की तरह आ जाएँ, या शायद पाकिस्तान भी आ जाएँ, मगर गवर्नमेंट में आप ना आएँ, अपने केसेस आप ना ख़त्म करवाएं, बस आप वैसे किंग मेकर के तौर पर बैठें। वही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सूरत हाल हो, वही जरदारी साहब की भी, क्योंकि बहुत से लोग जो आपको पता है हम हल्कों में होते हैं, सियासत में भी हैं, वो ये बात वाज़े तौर पर करते हैं कि जी ये जो सारा कहानी ख़त्म है, इनकी ख़त्म है, या 18 का टोला है, या ये जो पहले आप जो नाम देख रहे हैं दहाइयों से, अब ये नहीं होंगे सियासत में। तो ये लोग अगर ना हों और हर पार्टी में से जो पुराने लोग हैं वो माइनस होकर पार्टीज आगे हों, क्या ये ऐसा मुमकिन है? देखिए, वापसी सिर्फ एक कंडीशन में मुमकिन है कि अगर वो वज़ीर आज़म बने, वो अपने भाई की कैंपेन करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, ये इट इज़ वेरी क्लियर। उसकी वजह यह है कि वो आकर सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक शो पीस के लिए, कि आप पार्टी के स्लोगन के लिए इस्तेमाल होने के लिए आ जाएं, तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करने वाले। उनको एब्सोल्यूट गारंटीज़ चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3-4 जो गारंटीज़ वो मांग रहे हैं उसमें से सिर्फ उनको 1 मिली है, अभी बाकी 2-3 नहीं मिली। तो वो सॉलिड गारंटीज़ अगर उनको नहीं मिलेंगी वो नहीं आने वाले, या तो ऐसा सरप्राइज़ मिले कि ये गारंटीज़ उनको दे दी जाएँ तो फिर इम्कान है, अदरवाइज़ वो अपनी भाई के लिए कैंपेन करने के लिए आने का उनका ना मूड है ना प्लान है, वो पहले भी इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आ भी जाते हैं सारी स्टेज के अंदर और उनको अगर इक़्तिदार नहीं भी मिलता तो उनके जेल जाने का खदशा भी बरकरार है। देखिए, अगरचे उनका राइट है किसी भी शख्स का, वो हमारे पाकिस्तान में आइन में तो कोई कतगन है नहीं, वो मुशर्रफ साहब ने लगाई थी, वो ख़त्म हो गई कि जी 2 दफ़ा से ज़्यादा आप वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। लेकिन फिर ये पार्टी कैसे होगी कि एक ही शख्स है, वही जब तक वज़ीर आज़म को सोचता है मैं नहीं बन सकता, तो फिर कहानी नहीं है। ये हर पार्टी में ये किस तरह से चलेगा? कहीं तो जाकर ये हो कि अच्छा किसी और को आगे करें। अभी हम सुन रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब का, आप देख ही रहे हैं, आप मिफ्ता इस्माइल साहब को देख रहे हैं, उनको सिर्फ यही नहीं, उनको एक वो नज़र आता है कि हर तरफ ख़ानदानी, मतलब इसहाक डार साहब की और कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, रिश्तेदारी थी। मरीम साहबा जो हैं वो सीनियर अगर सदर बन रही हैं तो सिर्फ ये कि जी वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं वज़ीर आज़म भी मैं हूँ, तो किसी दुनिया में जमहूरियत में ऐसे मुमकिन नहीं है, मुश्किल है कि आप 3 दफ़ा आपको मौका मिला, ठीक है आपको गलत तरीके से निकाल दिया गया होगा, लेकिन अब आप किसी भाई को भी आप मौका नहीं दे रहे, और वो भी गलत था मेरी नज़र में कि भाई ऊपर बैठ गया और भतीजा जो है ना वो वज़ीर आला बन रहा है। आपने सारा बता दिया कि आपकी कितनी महदूद सोच है, तो उससे आगे बढ़ जाएं आप। आपके पास और लोग भी तो हैं। पहले अगर शाहिद खान अब्बासी एक चॉइस हो सकता था, तो अब क्यों नहीं हो सकता? देखिए, उसमें यह है कि दुनिया भर में जमहूरियत जो है वो पार्टी के गिरद तो इस तरह नहीं घूमती जिस तरह यहाँ होता है। आप देखें, अगर हम ये मिसाल ले लें 1 मिनट के लिए कि रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स के अंदर एक ख़ानदान काबिज़ हो गया और वो कह रहा है कि अगले 30 साल तक हम ही हैं यहाँ पे, टिकट भी हम देंगे, जिसने कुछ वज़ीर आज़म सदर बनना है वो हमसे पूछ के बनेंगे, तो क्या वहाँ पर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर पार्टी हेड का भी टेन्योर होता है, हमारे यहाँ पे क्या है, कोई टेन्योर नहीं है, और वो बिला मुकाबला पार्टी के सदर सब पार्टीज़ में ये होता है ना, कौन जाके कंटेस्ट करेगा नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट नून लीग की सदारत के लिए? इसमें मैं एक थोड़ा सा पार्टीज़ के बारे में कहूँगा, उनको ब्रेक लग जाती है, 10-10 साल के बीच में ब्रेक आ जाती है, और उससे भी मेरा ख्याल है कि दोबारा फिर वही शख्सियात जो हैं वो बिल्कुल ऐसा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, अमरीत आ गई, अच्छा अब दोबारा जिनको चांस देते हैं, तो वो एक प्रोसेस हमारे यहाँ कंटिन्यू भी नहीं हो सका। शायद ये भी एक रीज़न है, बिल्कुल एक रीज़न है, क्योंकि पार्टीज इनसिक्योर होती हैं ना, उसके बाद वो चंद हाथों में ये ताकत रखती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्टीज़ के अंदर अगर नेचुरली डेमोक्रेसी होती तो शायद वो कॉपरेट भी करते, आगे जाके वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे भी बनते, इसके अलावा पार्लियामान में बैठ के वो फैसले करते जिससे उनकी ताकत में इजाफा होता, ना कि किसी और की। आप बेशक मैं जमात इस्लामी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उससे एग्री नहीं करता, बट वहाँ पर आपको फिर कुछ ना कुछ जो है वो इलेक्टेबल से खाली एक ब्यूरोक्रेसी टाइप एक पार्टी मिल जाएगी जिसमें कोई जागीर नहीं समझता पार्टी को अपनी। जो अमीर है वो एक अरसे के लिए आएगा, उसके बाद में वो गायब हो जाएगा मंजर आम से। वो डिक्टेटर बन के नहीं बैठ सकता, और ना ही उस अमीर का ताल्लुक जो है वो किसी
टॉप क्लास के किसी ब्यूरोक्रेट या फिर किसी फ्यूडल, बल्कि वो अमीर का उसके बाद जब कोई दूसरा बन जाता है तो पिछले का कहीं खानदान कुछ नजर भी नहीं आता वहाँ पर। Obviously, नीचे जरूर होगा लेकिन कहीं अहम ओहदों पर उस तरह से नहीं होते। तो कभी 2/3 अक्सरियत तो इस मुल्क की तारीख में उनको मिली नहीं है, लेकिन ये चीज़ कम अज़ कम उनसे सीखी जा सकती है कि अगर आपने कोई मौकरी भी करनी है ना, मजाक भी करना है हमारे साथ, तो वो भी ऐसा करें जो समझ आए इस तरह का। अदरवाइज़ तो आप जिस तरह से 30-40 साल से इन पार्टीज़ को रन कर रहे हैं और इसमें अपने जो करीबी लोग हैं इनर सर्कल बनाया हुआ है, जिस तरह से आपने कहा नवाज शरीफ साहब की एक फ़िक्स्ड एक मैंटालिटी होती है 90s से, वही लोग, वही पोजीशंस, वही मैंटालिटी, चाहे इकॉनमी जो है सफ़र कर रही हो, ठीक हो, जो भी हो, वो एक माइंडसेट के साथ आएंगे और उसको अप्लाई कर देंगे आगे। तो ये है कि वो तभी बदलेगी जब नौजवान पार्टियों में शामिल होंगे, स्टूडेंट्स शामिल होंगे, इसके अलावा जो कल को फ्यूचर के जिन्होंने फ़ैसले करने हैं वो शामिल होंगे। अब ये सारे रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है पाकिस्तान के जिनकी एवरेज एजेस ही 70+ हैं, सबकी, सब पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आप ये समझते हैं कि नौजवान क़यादत हो रही है तो वो तो नहीं हो रही। हालांकि इस मुल्क का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का एक तबका है वो नौजवान है अभी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी में हम आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो दूरियां पैदा हो गई हैं, इनको सिमटता देख रहे हैं आप। कुछ बयानबाजी जो शुरू हुई थी वो थोड़ी सी पीछे हटी है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में अलायंस करना पड़ सकता है, तो इतनी दूर ना जाएं कि फिर हमें शर्मिंदगी हो, दोबारा मिलना भी पड़ सकता है। और अगर यही बात कि माइनस की शुरू होती है, उधर से जरदारी साहब को माइनस करने की कोशिश होती है, तो हमें फिर से स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इलेक्शन मजीद डिले होते हैं तब भी हमें कोशिश करनी पड़ सकती है। तो इसका कोई माहौल बन रहा है? आपको नजर आता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर से कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप थोड़ा सा नजर आए, या इलेक्शन से पहले ये काफ़ी दूरियां बढ़ सकती हैं? वो तो चाहिए होता है पार्टीज़ को, कोई ना कोई हरीफ तो हर पार्टी को चाहिए होता है ताकि आवाम को बता सकें कि हम किन से बेहतर हैं और किन से अच्छे हैं। तो जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये सूरत हाल ऐसी ही रहे, लेकिन इलेक्शन के करीब जाकर मुझे लगता है ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि वो मजबूरी बन जाएगी कि आप किसी ना किसी को एनिमी डिक्लेयर करें अपना। तो एक दफ़ा फिर जनाब इसहाक डार साहब का कहा जा रहा है वो आ रहे हैं, मरीम साहबा आ गई हैं, मियाँ नवाज शरीफ अब भी कंफर्म नहीं हो पा रहा। जिस तरह की डील वो चाह रहे हैं वो भी नज़र नहीं आ रही। भाई के लिए स्पेस है, लेकिन मियाँ साहब के लिए, ख़ुद के लिए स्पेस अभी नज़र उस तरह की नहीं आ रही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।